हेलो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। आपको पता है कि जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, पादप उत्तक जो होते हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये वाला जो चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसके अंदर? आरपीएससी के अंदर। आपने देखा होगा जो आरपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, और जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अंदर जहाँ पे भी पादप उत्तक प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ आते हैं, उसमें ये वाला टॉपिक आपको देखना होगा, ठीक है। तो आज हम आरपीएससी और यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पादप उत्तक, इसको डिस्कस करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए इस चैप्टर को करना बहुत ज़रूरी होता है और मैं बहुत ही इजी वे में आप लोगों के लिए ये चैप्टर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो जब हम पादप उत्तक की बात करते हैं, जैसे हमने बात करी पादप उत्तक की, ठीक है ना। तो जो पादप उत्तक होते हैं, इसमें पादप तो हमें पता है कि जो प्लांट है उनको हम पादप कहते हैं। उत्तक क्या होते हैं? सबसे पहले हम उत्तकों के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह, ठीक है, जो एक विशेष कार्य को करता हो, ठीक है, उसको हम उत्तक कहते हैं। तो उत्तक क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विच परफॉर्म ए स्पेसिफिक वर्क, वो एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करते हों, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। और अगर वो प्लांट्स में है तो दे आर प्लांट टिश्यूज़, और अगर वो पादप में है तो वो एनिमल टिश्यूज़, जंतु में है तो एनिमल टिश्यूज़। ओके, तो हमने आज प्लांट टिश्यूज़ की बात करनी है, पादप उत्तक की बात करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो उत्तक होते हैं वो एक समान भी हो सकते हैं और असमान कोशिकाओं से मिलकर भी बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उत्तक में सारी कोशिकाएं एक जैसी हों, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि एक विशिष्ट कार्य को करने वाली कुछ कोशिकाएं समान और असमान हो सकती हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज़, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। ओके, और जो पादप उत्तक होते हैं मित्रों, उन पादप उत्तकों को, प्लांट टिश्यूज़ को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। वी क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज विभज्योतक। मित्रों, विभज्योतक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमिक टिश्यू, मेरिस्टेम। दूसरा आता है स्थायी उत्तक, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यूज़। और तीसरा आता है स्त्रावी उत्तक, मतलब सिक्रेटरी टिश्यू। तो 3 प्रकार के उत्तक होते हैं, विभज्योतक, स्थायी उत्तक और स्त्रावी उत्तक। तो आज की क्लास में हम इन तीनों तरह के उत्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो ये चैनल है व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर, इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को, ठीक है। लाइक तो करना बनता ही है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं विभज्योतक उत्तक के बारे में। विभज्योतक उत्तक होते क्या हैं मित्रों? ये देखिएगा, ये देखिए विभज्योतक उत्तक। मैंने आपको बताया था कि विभज्योतक उत्तक जो होते हैं, इनको हम मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ भी बोलते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ भी बोलते हैं। मेरिस्टेम का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिस्टेम? विभज्योतक का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि ये ऐसे उत्तक होते हैं जिनमें लगातार विभाजन हो, दे कंटिन्यूसली डिवाइड्स, ठीक है, जो लगातार डिवाइड होते रहते हो, जिनमें लगातार विभाजन होता रहता हो, उनको हम मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ कहते हैं। और ये नाम सर्वप्रथम नागेली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। काफ़ी बार आपको पता है कि आरपीएससी के अंदर साइंटिस्ट के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि ये नाम किसने दिया था। ये नाम दिया था नागेली ने दिया था। ओके, क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इन कोशिकाओं में होता क्या है, विभज्योतक में होता क्या है।
तो मैंने आपको बताया विभज्योतक जनरली ये उत्तकों की श्रेणी में आते हैं। तो ये कोशिकाओं का भी एक समूह होगा, कोशिका के समूह को ही हम उत्तक कहते हैं मित्रों। और ये जो कोशिकाओं का समूह है, ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, ये हाईली एक्टिवेटेड होगा, अत्यधिक सक्रिय होगा और उसमें कंटिन्यूस डिवीज़न होगा, लगातार विभाजन होगा, ठीक है। और ऐसे जो कोशिकाएं हैं, ऐसे जो उत्तक हैं जिनमें लगातार विभाजन होता हो, वो बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो, उनको हम विभज्योतक उत्तक कहते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ कहते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, व्हाट इज़ द मेरिस्टेमिक टिश्यूज़। तो उन उत्तकों को हम मेरिस्टेमिक टिश्यू कहते हैं जिनमें लगातार विभाजन हो और जो सक्रिय हो, अत्यधिक सक्रिय हो, हाईली एक्टिवेटेड हो, ठीक है ना। तो उनको हम मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ कहते हैं। अब हम आते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। अगली स्लाइड बताती है कि जो मेरिस्टेमिक टिश्यूज़ हैं, जो विभज्योतक हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक फीचर्स। ओके, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि इनके जो उत्तक होते हैं वो परिपक्व होते हैं और तरुण होते हैं, मतलब युवा होते हैं, जिनमें लगातार विभाजन होता है, रिपीटेड डिवीज़न होता है, लगातार विभाजन, एक विभाजन खत्म हुआ नहीं, साथ साथ दूसरा शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इनमें रिपीटेड डिवीज़न होता रहता है, ठीक है। दूसरा, इन उत्तकों के अंदर अंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होते। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अंतराकोशिकीय अवकाश का मतलब है कि इनमें जो कोशिकाएं होंगी, इन कोशिकाओं के मध्य कोई भी जगह नहीं होगी, ठीक है ना। सारी कोशिकाएं बहुत ही पास पास में जुड़ी हुई होती हैं, इनमें कोई अंतराकोशिकीय अवकाश मतलब इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं होगा, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा इनकी जो भित्ति है, ठीक है, इनकी जो भित्ति है मतलब इनकी जो वॉल है, सेल वॉल है मित्रों, वो बहुत ही पतली होती है। जाडी होती है तो क्या होगा, विभाजन में दिक्कत करेगी, पतली होगी क्योंकि इसमें लगातार विभाजन होगा। क्योंकि जाडी होने में जितना समय लगता है, मोटी होने में जितना समय लगता है, तब तक तो वापस विभाजित हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा इनका केंद्रक बड़ा होता है क्योंकि ज़्यादातर कार्य केंद्रक ही करता है इसके अंदर, ठीक है। इनमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि इनके अंदर भोजन का संग्रहण नहीं होता, ठीक है। ये होती तो बहुत सक्रिय कोशिकाएं हैं, पर इनके अंदर खाद्य पदार्थों का संग्रहण नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि खाना रखेंगे तब तक तो विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा, ये कलरलेस होती है, मतलब इसमें पर्णहरित नहीं होते, ठीक है। प्लास्टिड्स नहीं होते, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं ये, ठीक है ना। तो ये लगातार विभाजित होते रहते हैं, इनमें प्लास्टिड नहीं होते, खाना संग्रहण नहीं करते, केंद्रक बड़ा होता है, कोशिका द्रव्य जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इनमें अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होते, लगातार विभाजित होते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इनमें रिक्तिकाएँ या तो छोटी होती हैं, रिक्तिकाएँ मतलब वैक्यूल्स, या तो छोटी होती हैं या नहीं होती, ठीक है ना। इनमें वैक्यूल्स या तो नहीं होंगे या बहुत ही ज़्यादा छोटे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय प्रकार के उत्तक हैं, ओके। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि हम बात करते हैं इन टिश्यूज़ के बारे में। मेरिस्टेमिक टिश्यूज़, ये जो विभज्योतक है, इन विभज्योतकों को स्थिति के आधार पर, मतलब अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, उसके आधार पर हम इन्हें 3 श्रेणियों में, 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। पहला,
शीर्षस्थ विभज्योतक मतलब एपिकल मेरिस्टेम। नाम से पता चल रहा है, शीर्षस्थ मतलब सबसे टिप पर होंगे, एपिकल मतलब टिप पर, ठीक है ना। तो ऐसे कोशिकाएं जो लगातार विभाजित होती हों और वो जड़ और तने के शीर्ष पर पाई जाती हों, मतलब रूट और शूट के टिप पर पाई जाती हों, उनको हम शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे, ठीक है। ये मेरिस्टेम जनरली पार्श्व प्ररोह, मुख्य प्ररोह और मूलों के वर्दी कर रहे शीर्षों पर स्थित होती है। मतलब जो भी तना होता है इसके सबसे ऊपर का जो टिप होगा इस पे, यहाँ पे, या इसके साइड में जो ये शाखा होंगी इनका ये टिप होगा, ये होगा, या इसकी रूट का जो टिप होगा उन पर पाया जाता है ये, ठीक है। और ये अनडिफरेंशिएटली डिवाइड करता है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये बता देता हूँ शीर्षस्थ विभज्योतक कहाँ पर पाया जाता है। ये देखो, ये अगर हम किसी तने की बात करें तो तने का सबसे ऊपर वाला ये वाला भाग जो है इसको हम शीर्षस्थ विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम कहेंगे। ये क्या होगा? शीर्षस्थ विभज्योतक होगा, ठीक है ना। और टिप पर पाया जाएगा, या तो तने के टिप पर या जड़ के टिप पर पाया जाएगा, या ये जो टिप होते हैं ना, ये वाले टिप, इनके ऊपर यहाँ पर भी ये पाया जा सकता है, ठीक है। क्लियर है? तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया एपिकल मेरिस्टेम को, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं वो होता है इंटरकैलरी। इसको हम बोलते हैं पार्श्व विभज्योतक। कौन सा विभज्योतक हो गया ये? पार्श्व विभज्योतक। ये जो पार्श्व विभज्योतक होता है ना, पार्श्व नाम से ही पता चलता है कि ये साइड में होता है, ठीक है। इंटरकैलरी, ठीक है। इंटरकैलरी मतलब ये ऐसा होता है, इसको शायद हम अंतर्वेशीय बोल सकते हैं ना, आई थिंक अंतर्वेशी बोलते हैं हम इसको। तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा कर देता हूँ। पार्श्व का मतलब तो लिटरल होता है, ये अंतर्वेशी होगा। अंतर्वेशी का मतलब हो गया कि ये क्या करता है कि जो साइड में ये जो शाखाएं निकलती हैं, इन शाखाओं के इन भागों में पाया जाता है, और ये हमेशा साइड की शाखाएं निकालता है। इसके अलावा ये पाया जाता है नोड्स के ऊपर। नोड का मतलब पर्व संधि जो होती है ना, उनके ऊपर ये पाया जाता है। तो ये दूसरे टाइप का मेरिस्टेम हो गया। और तीसरे टाइप का जो मेरिस्टेम होता है वो ये होता है लेटरल मेरिस्टेम। इसको हम मित्रों पार्श्व मेरिस्टेम कहते हैं, पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। ये विभज्योतक यहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, और ये पौधे की चौड़ाई को बढ़ाने में, ठीक है ना, इसकी थिकनेस को बढ़ाने में मदद करता है। तो शीर्षस्थ सबसे ऊपर, अंतर्वेशी पार्श्व शाखाओं को निकालने में काम करेगा, और लेटरल मेरिस्टेम चौड़ाई बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। अब चौड़ाई बढ़ाने में मदद करेगा तो इसको हम द्वितीयक वर्धी भी कहते हैं मित्रों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जैसे आपने देखा होगा कि कुछ पौधे होते हैं उनके अंदर इस तरह का एक कैम्बियम पाया जाता है, इसको हम वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं, सहवन उत्तक। ये सहवन उत्तक होता है। इन सहवन उत्तक के अंदर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको हम कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्बियम। ऊपर होता है इसमें फ्लोएम, नीचे होता है इसमें जाइलम। इन दोनों के मध्य ये वाला जो भाग होगा इसको हम कैम्बियम कहते हैं। इस कैम्बियम के अंदर ये पार्श्व विभज्योतक पाया जाता है मित्रों, और ये पार्श्व विभज्योतक इसकी चौड़ाई बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया तीन तरह के यहाँ पर मेरिस्टेम हमने देखे, एपिकल, अंतर्वेशी और पार्श्व, ठीक है। ये आप देखिएगा, आपका दूसरा पॉइंट आता है अंतर्वेशी विभज्योतक।
ये वाला विभज्योतक हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी। इसके अंदर हमने ये बताया था कि यह मेरिस्टेम जो होता है ये अक्ष की वृद्धि के दौरान, चौड़ाई साइड की जो ब्रांचेस होती हैं उनकी वृद्धि के दौरान काम आता है। ठीक है, ये क्या करता है कि पर्व संधि, ठीक है, और जो भी संधि होती है, ठीक है, उनके आधार पर, पत्तियों के आधार पर पाया जाता है और ये लेटरल ब्रांचेस निकालने का मतलब पार्श्व शाखाएं निकालने में मदद करता है। इसके बाद में आता है पार्श्व विभज्योतक, ये तीसरा पॉइंट होगा। इसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं मित्रों। और ये मेरिस्टेम जो होता है ये क्या करता है कि चौड़ाई बढ़ाने में मदद करेगा। किसमें मदद करेगा? ये हमेशा पार्श्व में मतलब साइड में स्थित होते हैं, ठीक है, और ये तने और जड़ों के समानांतर होते हैं, ऐसे खड़े होते हैं। और इसका एक ही काम होता है कि ये क्या करते हैं कि एक ही तल में विभाजित होकर चौड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? चौड़ाई बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे आप ये देखिएगा यहाँ पर कि ये क्या करते हैं, व्यास मतलब डायमीटर, चौड़ाई बढ़ाने में मदद करते हैं। और मैंने आपको बताया था जो वेस्कुलर बंडल बताए थे मैंने आपको सहवन उत्तक वाले, उनके बीच में कैम्बियम होती है और जो कॉर्क कैम्बियम होती है उसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है ना, और उस चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करेंगे। कैसे? जैसे अगर हम इसको एक वेस्कुलर बंडल मान लें, ठीक है ना, इसके बीच में हमने ये देख लिया कि ये वाला भाग है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये वाला जो पार्ट है इसका, ये वाला, ये है फ्लोएम, ठीक है ना, फ्लोएम। और इसका ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये है जाइलम। कौन सा भाग हो गया? जाइलम, ठीक है। अब इनके बीच में ये जो भाग यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला भाग, ठीक है ना, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग जो होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैम्बियम। ये कैम्बियम क्या करता है कि चौड़ाई बढ़ाता है, ऐसे चौड़ाई बढ़ाता है। और इसी के कारण आपने देखा होगा कि जब हम तने को काटते हैं, किसी भी पेड़ के, बड़े पेड़ के तने को काटते हैं, तो उसमें हमें काफ़ी सारी रिंगें दिखती है, क्योंकि पेड़ हर साल थोड़ा सा अपनी चौड़ाई को बढ़ाता है। और इन रिंगों को हम एनुअल रिंग्स कहते हैं, वार्षिक वलय। क्या बोलते हैं? वार्षिक वलय कहते हैं, एनुअल रिंग्स। और इन्हीं एनुअल रिंग्स से मित्रों, इन्हीं एनुअल रिंग से हम पेड़ की उम्र पता कर लेते हैं। क्या पता कर लेते हैं? उसकी आयु कितनी है वो पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आयु पता करने के लिए ये कैम्बियम हमारी मदद करता है, जो पार्श्व मेरिस्टेम होता है, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया मेरिस्टेम 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब ये मेरिस्टेम लगातार विभाजन करते हैं मित्रों, ठीक है। और जब ये मेरिस्टेम विभाजन करना बंद कर देते हैं तो ये स्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। तो स्थायी उत्तक कोई अलग से उत्तक नहीं है। स्थायी उत्तक क्या है? ऐसे मेरिस्टेम या विभज्योतक है जो विभाजन करना बंद कर दे, ठीक है। जब वो परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, उनमें विभाजन करने की क्षमता समाप्त हो जाए, तो ऐसे मेरिस्टेमिक उत्तकों को हम स्थायी उत्तक कहते हैं। स्थायी उत्तक मेरिस्टेम के ही विकसित रूप है। जैसे ही मेरिस्टेम विभाजन करना बंद कर देगा वो स्थायी उत्तकों में बदल जाएगा, और वो सारे उत्तक एक स्थायी आकार और एक आकृति ले लेते हैं, फिर उसको चेंज नहीं करते, ठीक है ना। अब हम इन स्थायी उत्तकों की बात करते हैं तो दे आर परमानेंट टिश्यूज़। फिक्स टिश्यूज़ होते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं।
अब ये परमानेंट टिश्यूज भी दो प्रकार के होते हैं मित्रों, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सरल और जटिल। सरल जो स्थायी ऊतक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये देखो, ये जो स्थायी ऊतक है ना, ये स्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल स्थायी ऊतक, जिसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके, अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, इनको हमने वापस 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, 3 भागों में बांट दिया। और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला पेरेन्काइमा, ठीक है, इसको हम पेरेन्काइमा ही कहते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। और पेरेन्काइमा जो होते हैं मित्रों, वो बहुत ही सरल प्रकार के ऊतक होते हैं, बहुत ही सिंपल प्रकार के ऊतक होते हैं और हर जगह पाए जाते हैं। इनको हम ग्राउंड टिश्यूज भी कहते हैं, आधारी ऊतक भी कहते हैं, हर जगह पे पाए जाएंगे, ठीक है। और ये शरीर के अंदर, पादप शरीर में होने वाली जितनी भी कायिक क्रियाएं हैं, उनमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। किसी भी प्रकार की क्रिया हो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो, चाहे श्वसन हो, व्हाटएवर जो भी है, सब में ये काम करेंगे पेरेन्काइमा टिश्यूज। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पेरेन्काइमा टिश्यूज जो है साधारण ऊतक का पहला रूप है, तो पेरेन्काइमा में क्या स्पेसिफिकेशन होगा, क्या विशेषता होगी, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हम अगली स्लाइड लेते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं पेरेन्काइमा की विशेषताएं। देखिए, पेरेन्काइमा के अंदर हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, जैसे ये आप यहाँ देखो, ये देखो, ये पेरेन्काइमा की कोशिकाएं हैं मित्रों। मैं यहाँ पे एक बार बना देता हूँ। जैसे ये कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी कोशिका है। ओके, यहाँ नीचे और भी कोशिकाएं हैं, ये और भी कोशिकाएं, ठीक है। इसमें आप ये देखो कि ये वाली जो जगह है ये खाली दिख रही है आपको, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस, 2 कोशिकाओं के मध्य अंतराकोशिकीय अवकाश। ये खाली जगह हो कोशिकाओं के मध्य, तो वह पेरेन्काइमा है। क्या है? पेरेन्काइमा है। तो इनकी जो भित्ति होगी, इसकी भित्ति जो होगी वो पतली होगी। कैसी होगी? पतली होगी, नरम होगी। क्यों? कि इसकी भित्ति केवल सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। किससे बनती है? सेल्यूलोज से। कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर बनती है और इनके अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं, ठीक है। जीवित होती हैं, विकसित प्रकार के होती हैं, बट इनमें अंतरकोशिकीय अवकाश पाए जाएंगे। और इनकी जो कोशिका भित्ति है, वो सेल्यूलोज से, किससे? सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, ओनली सेल्यूलोज, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको ये गैप दिख रहा है, इसमें यहाँ पर अंतरकोशिकीय अवकाश दिख रहे हैं, ये यहाँ पे भी दिख रहे हैं। अब आप कहोगे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो इसमें ये अंतर है, जैसे ये देखो, अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा, ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, अनुप्रस्थ। और अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो ये ऐसे काटे हुए हैं और कोई अंतर नहीं है इसके अंदर। चलिए, अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट इसी पेरेन्काइमा से संबंधित है कि इसमें एक तो अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब ये सभी भागों में पाए जाते हैं, मतलब आधारी ऊतक होते हैं, बेसल सेल होते हैं, ग्राउंड टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ये सारे काम करेंगे, ठीक है। इनके अंदर बड़े बड़े वायु अवकाश होते हैं। तो जिन पेरेन्काइमा कोशिकाओं में
बड़े बड़े वायु अवकाश होते हैं तो उन पैरेनकाइमा को हम एरेनकाइमा कहेंगे, क्योंकि एयर होंगे उसमें, एयर स्पेसेस होंगी काफ़ी सारी, तो वो एरेनकाइमा सेल हो गए। ठीक है। और अगर किसी पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल है तो ऐसे पैरेनकाइमा को हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे। क्लोरोफिल है तो क्लोरेनकाइमा, वायु अवकाश है मतलब बड़े बड़े एयर पैसेजेस हैं तो एरेनकाइमा। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा दोनों ही मॉडिफाइड पैरेनकाइमा हैं। इसमें बड़े बड़े वायु कोश हैं तो एरेनकाइमा हो गया, और अगर इसमें क्लोरोफिल है तो वो क्लोरेनकाइमा हो गया मित्रों। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा इनकी कोशिकाएं लंबी और सिरे नुकीले होते हैं, तब इसे हम प्रोसेनकाइमा कहते हैं। अगर नुकीले सिरे हों तो इसे हम प्रोसेनकाइमा कहते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और प्रोसेनकाइमा। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, क्लियर है। एक ये बन सकता है कि इसकी भित्ति किससे बनी होती है। ठीक है, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन पैरेनकाइमा के कार्य क्या हैं। देखो, एक तो चीज़ मैंने आपको बताई कि सब जगह पे होते हैं, तो ये क्या करते हैं, भोजन का संग्रहण करते हैं, दे स्टोर फूड। तो जहाँ पे भी भोजन का संग्रह होगा वहाँ पे पैरेनकाइमा होगा, क्योंकि ये स्टोरेज का वर्क करते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, जैसे गाजर, चुकंदर इत्यादि जितने भी स्टोरिंग पार्ट होंगे उनके अंदर पैरेनकाइमा ही होगा। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले इसके कार्य के बारे में, कि देखो मैंने आपको बताया था कि अगर पैरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण में मदद करने लग जाएं तो उनको हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे। अगर पैरेनकाइमा पौधों को तैरने में मदद करने लग जाए तो उसमें बड़े बड़े वायु कोश होंगे तो उसको हम एरेनकाइमा कहेंगे। तो 2 तरह के कार्य हो गए, क्लोरेनकाइमा का भी कार्य हो गया इनका, और तैरने में मदद करने का भी कार्य हो गया, एरेनकाइमा का भी कार्य हो गया। ठीक है। उदाहरण आप हाइड्रिला पौधा ले सकते हो। इसके अलावा आप देखें स्फीति अवस्था में, ठीक है, यह पादप अंगों को दृढ़ता प्रदान करता है। क्या होती है स्फीति अवस्था? स्फीति अवस्था, ये देखो मित्रों बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टेगेट फॉर्म बोल सकते हैं। मतलब कि जब कोशिका में पानी अंदर आता है तो कोशिका फूलती है, फूलकर वो क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हो जाती है। तो जब बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है किसी कोशिका के अंदर तो वो दृढ़ता प्रदान कर लेती है, फिर उस बहुत हार्ड हो जाती है वो। ठीक है। और इस स्फीति अवस्था में आने के बाद ये हार्डनेस भी देती है। ठीक है। इसके अलावा इसका काफ़ी बार स्त्रावक पदार्थ हो, मतलब जो सिक्रेटरी और सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे टेनिन हो गया, रेजिन हो गया, गोंद हो गया, इनका भी उत्सर्जन करने में ये मदद करती हैं। कौन? पैरेनकाइमा। ठीक है। और ऐसी जो कोशिकाएं होंगी, ठीक है, जो कि इस तरह का मदद करती हैं, उनके लिए हम इसको क्या नाम देंगे? ईडियोब्लास्ट। क्या नाम देंगे? ईडियोब्लास्ट नाम देंगे। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन इज कॉलेनकाइमा। ये जो अपने पास आ गया, दिस इज द सेकंड वन, ये दूसरा हो गया। पहला कौन सा था? पैरेनकाइमा। दूसरा क्या आ गया? कॉलेनकाइमा। अब हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा के लिए। अब कॉलेनकाइमा के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड टाइप का स्थायी उत्तक है, सरल स्थायी उत्तक है। कॉलेनकाइमा का नाम स्लीडेन ने दिया था। ठीक है। और ये जो कॉलेनकाइमा होते हैं, होते पैरेनकाइमा का ही विकसित रूप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पैरेनकाइमा जो होंगे ये इस तरह के कोशिकाएं होंगी, बताया था, जिनमें बड़े बड़े वायु कोश होते हैं, एयर स्पेसेस, इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, और वो सेल्यूलोज से बने होते हैं या हेमीसेल्यूलोज से बने होते हैं। पर यदि
इनके अंदर ये खाली जो जगहें दिख रही हैं यहाँ पर, ये देखो ये खाली जगह दिख रही है, इसको मैं भर देता हूँ। ठीक है, इन खाली जगहों को हम भर देते हैं किससे? पेक्टिन से। किससे भर देते हैं? पेक्टिन से। तो अगर इन कोशिकाओं के अंतराकोशिकीय स्थानों में पेक्टिन का जमाव हो जाए, किसका जमाव हो जाए? पेक्टिन का जमाव हो जाए, ठीक है, तो ऐसी पेरेन्काइमा कोशिका ही कोलेनकाइमा कोशिका कहलाएगी। तो कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा में अंतर केवल पेक्टिन का है। अगर पेरेन्काइमा के अंतरकोशिकीय स्थानों में पेक्टिन का जमाव हो जाए तो वो कोलेनकाइमा की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, पेक्टिन जो होता है ना मित्रों, वो लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी पेक्टिन होगा या पेक्टिन जहाँ पर होगा वो भाग होंगे जो मूवेबल होंगे, जो हिलते डुलते हैं। ठीक है ना, तो जितने भी मूवेबल पार्ट होते हैं, ठीक है, वहाँ पर पेक्टिन पाया जाता है और वो कोलेनकाइमा टिश्यूज बन जाते हैं। ये देखो यहाँ पर, ये देखो आप, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे पेक्टिन आ गया। क्या आ गया? पेक्टिन आ गया। ठीक है, पेक्टिन आने से अंतरकोशिकीय अवकाश बंद हो गए। ठीक है, और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। तो ये क्या बन गए? कोलेनकाइमा टिश्यूज बन गए। ठीक है, क्लियर? अब हम इसके भी कुछ कार्य देख लेते हैं। देखिए, कार्य में ये होता है कि जो पर्णवृंत होते हैं, जो पर्ण मतलब पत्तियों के नीचे वाले भाग, पुष्पवृंत हो गया, पुष्प के नीचे वाले भाग, तने की शाखाएं मतलब जो ब्रांचेस हैं, शाखाएं, जड़ और फलों को ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता प्रदान कैसे करेगा? कि तेज हवा आएगी तो मुड़ जाएगा पर टूटेगा नहीं। तो मुड़ने की जो क्वालिटी है वो कोलेनकाइमा की वजह से होगी। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल होता है, ये प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होते हैं। ठीक है, और कुछ पत्तियों में ये उनके किनारों पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं इसलिए वो हवा के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब जो हवा आती है, हवा के कारण वो पत्तियां टूटे नहीं, वो शाखाएं टूटे नहीं। आपने देखा होगा काफ़ी वाले पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी शाखाएं मुड़ जाती है, जहाँ मुड़ जा रही हैं तो वहाँ पे कोलेनकाइमा होंगे। क्या होंगे? कोलेनकाइमा होंगे मित्रों। ठीक है इसके बाद में तीसरा जो सरल उत्तक आता है वो आता है स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा आता है? स्क्लेरेनकाइमा। मित्रों, स्क्लेरेनकाइमा, पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। इसकी खोज मैटिनियस नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पेरेन्काइमा में बताया था कि सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज होता है, कोलेनकाइमा में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन होता है। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा में क्या होगा? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और उसके ऊपर लिग्निन जमा हो जाए तो डिपोजिशन हो रहा है। पेरेन्काइमा ही कोलेनकाइमा में बदला, कोलेनकाइमा ही आगे स्क्लेरेनकाइमा में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो इनमें स्क्लेरेनकाइमा में क्या होती है कि इनकी मोटी भित्ति होती है और मृत होती हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। लिग्निन का डिपोजिशन होने से कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है, कोशिका द्रव्य का आर पार आना जाना संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो इनमें कोशिकाएं आकार, आकृति और उत्पत्ति में भिन्नता प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, प्रारंभ में तो ये जीवित होती हैं, पर जैसे जैसे उन पे लिग्निन का जमाव हो जाए तो वह अपारगम्य हो जाएगा। ठीक है, और वो मोटी और सख्त हो जाएगी और मृत हो जाएगी कोशिका। ठीक है ना, तो कोशिका मृत किससे हो रही है? लिग्निन के जमाव से। तो यहाँ देखो आप इस चित्र के अंदर ये देखो, ड्यू टू द लिग्निन,
वर्ड लिखा हुआ है द सेल वॉल ड्यू टू द लिग्निन बहुत ज़्यादा रिजिड हो गई, हार्ड हो गई, ठीक है, लिग्निन की वजह से हार्ड हो गई, थिक हो गई, जिसके कारण क्या हो गया कि ये सेल डेड हो गया, ठीक है। और इनके उदाहरण क्या है, नारियल, अखरोट के एंडोकार्प्स, ठीक है, जो इनको रिजिड करते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, यांत्रिक सुविधा, यांत्रिक सहायता मतलब मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, इनको कठोरता देते हैं, ठीक है। और पेड़ों के अंदर जो छालें होती हैं, बार्क होती हैं, वो भी इन्हीं से बनती हैं, क्योंकि लिग्निन के बार जो है वो डिपॉजिट हो जाता है सुबेरिन, तो वो छाल बदल जाती है। जैसे छाल होती है ना, आपने देखा होगा तनों के चारों तरफ, तो उसमें क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा होते हैं, और उनके ऊपर किसका डिपोजिशन हो जाता है, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है, तो वो एक छाल बन जाती है, बार्क बन जाती है, ठीक है। चलिए, ये तो हमने 3 टिश्यू कर लिए, सिंपल टिश्यूज, ओके। कौन कौन से, पेरेन्काइमा जिसमें सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से बनी सेल वॉल थी, कोलेनकाइमा जिसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई सेल वॉल थी और वो फ्लेक्सिबल थी। तीसरा स्क्लेरेनकाइमा जिसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो गया, लिग्निन। लिग्निन डिपॉजिट होने से वो क्या हो गई, एक तरह से डेड हो गई, हार्ड हो गई, जो यांत्रिक सहायता प्रदान करेगी इसको, ठीक है, ओके। अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि जब हम लोग बात करते हैं, सरल उत्तक तो हमारे हो गए तीनों, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब हम जटिल स्थायी उत्तक की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, ये एक तरह की कोशिकाओं से नहीं बनते, इनमें अलग अलग प्रकार की, एक या एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह मिलकर इसका निर्माण करते हैं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा में एक ही प्रकार के सेल थे, तो हमने उसको सिंपल मान लिया, सरल स्थायी उत्तक मान लिया। पर जटिल स्थायी उत्तक में क्या होता है कि उसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होगा, ठीक है, और ये मिलकर क्या बनाता है, जटिल उत्तक, मतलब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बनाता है। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पौधों के सहवनी उत्तक जाइलम और फ्लोएम में पाए जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो हैं, उन्हीं को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज कहते हैं, क्योंकि उसमें 2-3 तरह के उत्तक मिलकर उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारे पास आता है जटिल परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का पहला पॉइंट होता है जाइलम। जाइलम हमने कई समय से पढ़ा हुआ है कि जाइलम जो होता है वो क्या करता है, जल का सहवन करता है, ठीक है ना, क्या करता है, जल का सहवन करता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। जैसे कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी का कंडक्शन करता है, कहाँ से, जड़ से पत्ती तक, ठीक है। जाइलम शब्द सर्वप्रथम दिया था नागेली ने, ठीक है, और उन्होंने बताया था कि ये कंडक्टिंग टिश्यूज है, ये क्या करता है कि जल का और जो खनिज तत्व होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, उनको जड़ से पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। और मित्रों, ये बता दूं कि जाइलम जो है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। 2 कोशिकाएं तो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, कौन कौन सी, ट्रेकियाड और वेसल्स, ठीक है, पर इसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा भी होंगे, जाइलम रेसे भी होंगे, ठीक है। तो ये मिलकर टोटल 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। और वो 4 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, हम उसे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब यह देखो, ये आपके पास में जाइलम टिश्यू की संरचना आ गई। अब यहाँ देखो, ये वेसल है, वेसल में आप देख रहे हो कि कितना चौड़ा ल्यूमेन है इसका, कितना चौड़ा इसके अंदर ये भाग है, ठीक है ना। और ये ट्रेकियाड है, इसका एंड जो है, इसका जो ल्यूमेन है, इसके अंदर का जो भाग है वो थोड़ा छोटा है और इसके किनारे जो होते हैं वो तीखे होते हैं, ठीक है।
ये देखो इसका किनारा जो है ये तीखा होगा ऐसा, ठीक है ना, ऐसा तीखा होगा इसका किनारा, ठीक है, और थोड़ा डायमीटर कम होगा वेसल के कंपैरिजन में, ठीक है। ये अपना वेसल हो गया, तो इसका किनारा आप तीखा कर दो, इसका किनारा ऐसा होगा, ठीक है ना। चलिए अब जैसे आप ट्रैकियार्ड की बात करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, ट्रैकियार्ड जो होता है नैरो डायमीटर का होगा, तो इसका ये व्यास कम होगा। वेसल से इनका डायमीटर ज़्यादा होगा, तो इसका ये व्यास भी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्लियर है, बस इतना सा फर्क होता है। दोनों डेड सेल्स होते हैं, इनके अंदर ये आप जो काले काले पॉइंट देख रहे हो, ये इनके अंदर पिट्स है, मतलब छिद्र है, जिससे पानी या एक से दूसरे में जा सकता है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। क्लियर, तो दो चीज़ें तो हमने देख ली, वेसल और ट्रैकियार्ड, ओके। इसके अलावा क्या होता है, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ आपको कि ये देखो ये ग्राउंड टिश्यूज़ आए हुए हैं। ये ग्राउंड टिश्यूज़ जो हैं ये पेरेन्काइमा हैं, और जाइलम से जुड़े हुए पेरेन्काइमा होंगे तो इनको जाइलम पेरेन्काइमा कहेंगे। दूसरा, इन सबको जोड़ने वाले कुछ फाइबर होते हैं जिनको हम जाइलम फाइबर्स कहेंगे, ठीक है, वो वाली चीज़। तो अब यहाँ देखिएगा आप इसमें कि ये देखिए वाहिनिकाएँ जो होती हैं, मैंने आपको बता दिया कि इनको हम ट्रैकियार्ड्स कहते हैं, ठीक है। ये नुकीले गोलाकार होते हैं, ठीक है। इनकी भित्ति कठोर और लिग्नीकृत होती है, मतलब इसमें लिग्निन होता है, तो मतलब ये डेड सेल्स होते हैं, ठीक है ना। इनमें जीव द्रव्य नहीं होता है, ठीक है, और ये मृत हो जाती हैं मैच्योर होने पर, क्योंकि इस पर लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके अंदर बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। बॉर्डर्ड पिट्स का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो पिट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, ऐसे जो पिट्स होते हैं ना, रंध्र, इनको हम बॉर्डर्ड पिट्स कहते हैं। इनकी संरचना जब आप बनाते हो तो इसके बीच में आपको एक गोला और बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य एक तो यांत्रिक सहायता करना है, और दूसरा जल का सहवन करना है। किसका? वाहिनिकाओं का, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं वेसल्स। वेसल्स जो होती हैं इन बहुत ज़्यादा चौड़ी होती हैं ये, ठीक है। दूसरा, इनके सिरे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा तीखे नहीं होते, ठीक है। ये लंबी नलिकाएं होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है कि इनके अंदर भी पिट्स होते हैं, मतलब गर्त होते हैं, पर वो बॉर्डर्ड नहीं होते। और ये भी क्या करते हैं, यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं और जल का सहवन करते हैं, ठीक है। इनकी भी भित्ति लिग्नीकृत होती है, लिग्निन होता है उसमें चारों तरफ। इसके अलावा हम बात करते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। मैंने आपको बताया था ये सब जगह पाए जाते हैं पेरेन्काइमा। जाइलम में पाए जाएंगे तो जाइलम पेरेन्काइमा, और फ्लोएम में पाए जाएंगे तो फ्लोएम पेरेन्काइमा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, ये हमेशा जीवित होंगी, आपको पता है, सपोर्टिंग होती हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि ये इनको सपोर्ट करती हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम करती हैं। और जब ये जाइलम से जुड़ जाती हैं तो इनको हम जाइलम पेरेन्काइमा या काष्ठीय पेरेन्काइमा कहेंगे, ठीक है। आपको पता है जाइलम का वर्क, पेरेन्काइमा का वर्क एक तो भोजन का संग्रहण करना है, ठीक है। दूसरा, ये जल के सेवन में भी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, ठीक है। और चौथा इसका जो भाग होगा वो होगा काष्ठीय फाइबर, मतलब जाइलम फाइबर, ठीक है। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ये भी लंबे, बेलनाकार, नुकीले और मृत होते हैं, ठीक है, और स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। और ये कोशिका को रिजिडिटी, यांत्रिक सहायता, जटिल, वो क्या कहते हैं, हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जाइलम को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। फाइबर्स हमेशा यांत्रिक शक्ति प्रदान करेंगे। अगर जाइलम में है तो जाइलम फाइबर, और फ्लोएम में है तो फ्लोएम फाइबर, ठीक है। दोनों का काम यांत्रिक सहायता है। पेरेन्काइमा जीवित होते हैं, वो उनको भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा, जाइलम के अंदर 4 चीज़ें देखी हमने। देखिए, एक तो था इसमें ट्रैकियार्ड, एक था वेसल, एक था जाइलम पेरेन्काइमा, और एक था जाइलम फाइबर, ओके, क्लियर।
अब हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो होता है मित्रों, इसको हम बास्ट भी बोलते हैं। इसका काम होता है कि ये भोजन का स्थानांतरण करता है। इसका मुख्य कार्य है कि ये भोजन सहवन का कार्य करेगा। ठीक है ना, भोजन का सहवन। भोजन बनता कहाँ है मित्रों? पत्तियों में बनता है। तो पत्तियों से विभिन्न भागों में या अन्य भागों में भोजन को ले जाने का कार्य ये फ्लोएम करेगा। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि कार्बनिक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पत्तियों से तनों में तथा नीचे की ओर जड़ों में करना इसका कार्य होता है। अब जब हम इसको देखते हैं मित्रों, तो इसमें हमारे पास एक तो सीव प्लेट आती है। सीव का मतलब मित्रों होता है छलनी। छलनी होती है ना वैसी। एक हो गया सीव ट्यूब, एक हो गया फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम से जुड़ा हुआ पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा हो गया। और एक हो गया कंपेनियन सेल। ओके, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, एक क्वेश्चन बनता है कि सीव ट्यूब में केंद्रक नहीं होता। भाई दो ऐसी चीज़ें होती है जिसमें एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो क्वेश्चन ये होता है कि जो केंद्रक है, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, नहीं पाया जाता है। मतलब केंद्रक किस में नहीं पाया जाता? तो एक तो सीव ट्यूब में नहीं पाया जाता और एक आरबीसी में नहीं पाया जाता। तो दो जगहों पर, एक तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता मित्रों, और एक ये चलनी नली जो नलिका होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलनी नलिका जो है इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो अब कौन काम करेगा? केंद्रक वाला काम यहाँ पे सीव ट्यूब में कौन करेगा? कंपेनियन सेल। ये जो सेल दिख रहा है ना, कंपेनियन सेल, इसमें केंद्रक होता है और ये केंद्रक सीव ट्यूब के होने वाले कार्यों को नियंत्रित करेगा। मित्रों ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन पूछा गया था, बार बार पूछा गया था, तो इसको आप याद रखिएगा। केंद्रक एक तो लाल रुधिर कणिकाओं में नहीं पाया जाता और एक चलनी नलिका में नहीं पाया जाता, और चलनी नलिका का जो नियंत्रण है वो कंपेनियन सेल का केंद्रक करेगा। कौन करेगा? कंपेनियन सेल का, सहायक कोशिका जो होती है उसका केंद्रक उसमें मदद करेगा। अब हम बात करते हैं चलनी नलिका के बारे में। अब मित्रों यहाँ पर आपको चलनी नलिका सीव एलिमेंट के बारे में मैं बता दूं कि इसके अंदर क्या होता है कि ये नलिकाएं जो होती हैं, ठीक है, ये लंबी प्रकार की होती है, नॉर्मल नलिका जैसी होती है, ठीक है, और इनके सिरों के ऊपर चलनी पाई जाती है। ठीक है ना, चलनी मतलब एक छिद्रित प्लेट पाई जाती है जिसको सीव प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें सीव प्लेट पाई जाएंगी उनको हम चलनी नलिकाएं कहेंगे। ठीक है, चलनी के समान छिद्रित मतलब एक ऐसी प्लेट होगी जिसमें छिद्र होंगे। ठीक है, और ऐसी लंबी नलिका होगी, वो सीव ट्यूब हो गई, नलिका हो गई। ठीक है ना, तो दो चीज़ें यहाँ पर आ गई, सीव ट्यूब और सीव प्लेट। प्लेट का मतलब जिसमें छलनी हो, छलनी होती है ना वो छानने वाली, वैसे। क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जो परिपक्व कोशिकाएं होती है चलनी नलिका के अंदर, उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका कार्य भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है, और केंद्रक का कार्य कौन करेगा? कंपेनियन कोशिकाओं का केंद्रक। ठीक है ना, ये याद रखिएगा आप लोग। अब दूसरा इसमें आता है कंपेनियन कोशिकाएं। ये पतली भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती हैं, कम लंबी होती है और चलनी नलिकाओं से चलनी छिद्र द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, केंद्रक की उपस्थिति के कारण ये जीवित प्रकृति की होती हैं और यही चलनी नलिका को नियंत्रित करती हैं। ओके,
इसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम के अंदर पाया जाने वाला पेरेन्काइमा फ्लोएम पेरेन्काइमा होएगा मित्रों, ठीक है ना। फ्लोएम के अंदर जो पेरेन्काइमा पाया जाता है वो फ्लोएम पेरेन्काइमा होगा, जीवित होगा, लंबी कोशिकाएं होंगी, गोल होंगे। इनकी जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनती है, ये तो हमने पेरेन्काइमा में पढ़ा हुआ ही है। कार्य भोजन का संरक्षण, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, करता है। स्टार्च और वसा जो है वो संग्रहित भोजन होता है इसका, ठीक है। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि फ्लोएम रेशे, ठीक है ना। फ्लोएम के अंदर जो रेशे पाए जाते हैं उनको हम फ्लोएम फाइबर या फ्लोएम रेशे कहते हैं। और फ्लोएम रेशे जो होते हैं वो स्क्लेरन काइमेटेस होते हैं, मतलब स्क्लेरन काइमा से बने होते हैं, इसलिए वो मृत होते हैं, ठीक है ना, हार्ड होते हैं और यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। फ्लोएम से जुड़े रहेंगे, स्क्लेरन काइमा से बने हुए होंगे, ठीक है, पिट युक्त मतलब छिद्रित होंगे, लंबे होंगे, लिग्नीकृत मतलब चारों तरफ लिग्नीन होगी, ठीक है। तो ये अजीवित कोशिकाएं होंगी, नॉन लिविंग होगी और कार्य यांत्रिक सहायता देना होगा। तो जहाँ पे भी रेशे आए वो यांत्रिक सहायता देंगे, लिग्नीकृत होंगे, ठीक है ना। तो स्क्लेरन काइमेटेस हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने पढ़ा क्या, चलनी नलिका, चलनी प्लेट, सीव ट्यूब, सीव प्लेट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, 5 यहाँ पर एलिमेंट मिलकर निर्माण करते हैं फ्लोएम का, ओके। इसके बाद में आता है मित्रों, वो आता है विशिष्ट या स्त्रावी ऊतक, मतलब स्पेशल और सिक्रेटरी टिश्यूज। तो मैं आपको बता दूं कि पौधे जो होते हैं उनके कुछ ऊतक जो होते हैं, ठीक है, कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो विशेष कार्य करने के लिए बने होते हैं, जैसे रेजिन, गोंद, तेल, लेटेक्स आदि बनाना। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि इनको 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो रबड़ शीर ऊतक, मतलब लैक्टिसिफेरस टिश्यूज, जो क्या करते हैं कि जनरली रबड़ जैसा पदार्थ बनाते हैं। एक रंगहीन दूधिया पीले रंग का रस निकालते हैं जिससे रबड़ बन सकता है, लेटेक्स बन सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ऊतक रबड़ शीर ऊतक होंगे, ठीक है। चलिए अब ये जो रबड़ शीर ऊतक होते हैं, इनके अलावा जो ऊतक होंगे वो दूसरे प्रकार के ऊतक होते हैं जो ग्रंथिल होते हैं, जो जिनमें ग्रंथियां पाई जाती है, ग्रैंड्यूलर टिश्यूज होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं। पौधों के बाहर की तरफ भी होते हैं और अंदर की तरफ भी होते हैं। और ये जो ऐसे ऊतक होते हैं जिनमें केवल ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, और ये भी क्या होते हैं, स्त्रावी होते हैं, स्त्रवण करने का कार्य करते हैं। आंतरिक और बाहरी 2 प्रकार के होते हैं। जो बाह्य प्रकार के जो ग्रंथिल ऊतक होंगे, ठीक है ना, वो क्या करते हैं कि काफ़ी बार जैसे आपने देखा होगा पुष्पों के अंदर जो मकरंद होता है, जिससे हनी बीज जो होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं जिसका रस चूसती हैं, उस मकरंद का निर्माण करते हैं बाह्य ग्रंथियाँ। इसके अलावा आपने देखा होगा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके टच होने पर खुजली आने लग जाती है, दर्द होने लगता है, दंशक रोग मतलब स्टिनिंग हेयर्स चुभने पर दर्द करते हो, उनमें भी बाह्य ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें जहरीला पदार्थ होता है और वो दर्द उत्पन्न करता है और अपने आप को अपने एनिमी से बचाता है, ठीक है। तो ये बाह्य ग्रंथियाँ हो गई जिसके अंदर दंशक रोम और मकरंद ग्रंथियाँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ आंतरिक ग्रंथियाँ भी होती हैं। और वो आंतरिक ग्रंथियाँ कौन सी हैं? आंतरिक ग्रंथियाँ वो होती हैं जो पादपों के अंदर होती हैं, पेड़ों के अंदर होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अंदर की तरफ कुछ तेल ग्रंथियाँ होती है जिससे तेल निकलता है, रेजिन निकलता है। तो तेल रेजिन निकलने वाली जो ग्रंथियाँ होंगी उनको हम आंतरिक ग्रंथियाँ कहेंगे, पौधों के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, और ये इनका स्त्रवण करती हैं, ठीक है। तो आज हमने जो करा पादप ऊतक, ठीक है ना,
पादप उत्तक ये वाला जो हमने टॉपिक करा, ये आरपीएससी के अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। और आप इस पादप उत्तक की तैयारी करिए। मैं बहुत ही जल्दी इसके एमसीक्यूज भी लेके आऊँगा। आरपीएससी और यूपीएससी दोनों में ये यूज़फुल है, ठीक है। तो आप इस पादप उत्तक की तैयारी करिए, मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा। उन एमसीक्यूज के ऊपर हमें ये पता चलेगा कि आपने इसकी तैयारी कितनी करी है, ठीक है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।